दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के गंभीर निशान मिले। रिपोर्ट कह रही है उनके शरीर पर 30 से ज्यादा घाव के छोटे बड़े निशान थे। बेरहमी से मारपीट की पुष्टि हुई रिपोर्ट में। दीपिका के ससुराल पक्ष पर कानूनी शिकंजा और कस गया। दीपिका के पति ऋतिक और ससुर मनोज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि एफआईआर में जो दूसरे आरोपी दर्ज हैं उनकी गिरफ्तारी की तैयारी भी तेज कर दी गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह साफ कह रही है कि मौत से पहले दीपिका नागर को बेरहमी से पीटा गया था। रिपोर्ट में पाया गया कि उनके दिमाग में खून का थक्का जमा हुआ था। शरीर के कई अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग यानी खून बहने का भी पता चला। सर में बहुत गहरी चोट है, जिससे उसके मतलब कान वान में भी और ये नाक से और इनसे मुंह पूरा मतलब खून वगैरह। अगर कहीं मतलब वो गिरती अपनी मर्जी से तो उसको ना मतलब फ्रैक्चर्स आते। दीपिका के घर वालों ने पहले ही आरोप लगाया था कि बेरहमी से मार पीट कर उनकी बेटी की हत्या की गई और इसके बाद इसे आत्महत्या दिखाने के लिए प्लानिंग के तहत मकान की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। 17 मई को आधी रात के वक्त दीपिका के मायके वालों को खबर दी गई थी कि पैर फिसलने से दीपिका गिर गई हैं, उन्हें चोट लगी। लेकिन जब दीपिका के पिता संजय नागर परिवार के साथ अस्पताल पहुंचे तो पता चला बेटी की मौत हो चुकी है। शव को देखते ही घर वालों का कलेजा फट पड़ा था। शरीर पर घाव के गहरे निशान थे। उनके मुताबिक मायके वालों ने दीपिका के ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और पुलिस ने इस मामले की हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी। दीपिका के पति ऋतिक और ससुर मनोज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। रिपोर्ट में बेरहमी से मारपीट की पुष्टि हुई तो पुलिस ने ससुराल पक्ष के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी भी तेज कर दी। न्यायालय ने उनको 14 दिन न्यायिक रिमांड पर भेजा है और लोग गिरफ्तारी होनी चाहिए। शेष जो अन्य अभियुक्त हैं उनके बारे में साक्ष्य संकलन और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही चल रही है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 से ज्यादा बड़े घाव के निशान बताए गए। चेहरे के दाहिने हिस्से पर, बाईं कोहनी के जोड़ पर, बाएं हाथ पर, दाहिनी जांघ पर रिपोर्ट कह रही है चोट के बड़े निशान मिले। बाएं पैर के घुटने पर, कमर और पेट के निचले हिस्से पर भी घाव के निशान मिले। बाएं कान से खून बहने की बात रिपोर्ट में है। दीपिका के दिमाग के बीच वाले हिस्से और बाएं हिस्से में खून का थक्का जम जाने की बात भी बताई गई है। मतलब सिर्फ बाहरी चोटें ही नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंदरूनी अंगों में भी गंभीर चोट के निशान की बात कह रही है। डॉक्टरों ने दीपिका का विसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेज दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि मौत से पहले दीपिका को कोई जहर वगैरह तो नहीं दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद दीपिका के घर वालों का तो मानो कलेजा फट गया। दीपिका की चोट के बारे में सुनकर उनकी मां फपक कर रो पड़ी। उन्होंने बेटी के साथ बेरहमी करने वालों को सख्त सजा देने की मांग की। मुझे इंसाफ दे दो, मुझे सबर दे दो। मुझे सबर मिलना चाहिए। जैसा मेरी बेटी फड़की ऐसी वे फड़कें। दीपिका की मां कह रही है 14 महीने पहले उन्होंने बड़ी खुशियों के साथ बेटी को विदा किया था। कुछ ही महीनों बाद ससुराल में उन्हें परेशान किया जाने लगा, लेकिन ससुराल में जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में वो उन्हें नहीं बताती थी। अरे भैया वो आधी बात ने भी न बतावे, मारो आएगी, पापा मम्मी टेंशन लेंगी। एक की औरतें परेशान है, उस पर बच्चे नहीं हुए, या मारे न बतावे ही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़कर दीपिका की बहन ने तो मानो सुध-बुद्धि खो दी। बुरी तरह रोती बिलखती नजर आई। दीपिका के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। उसकी तो बहुत निर्दयी तरीके से हत्या हुई है। मेरी बहन को उन्होंने राक्षसों ने नोच डाला, मेरी बहन के। दीपिका की बहन ने बताया कि करवा चौथ पर दीपिका ने उन्हें बताया था कि ससुराल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उन्हें परेशान किया जाता है, दहेज के लिए बार बार ताने मारे जाते हैं, मायके से और ज्यादा पैसे लाने का दबाव बनाया जाता है। लड़की देखी थी तो उसे रखते तो सही। अरे मेरा फूल सी बहन को मार दिया।
मेरी बहन कहाँ से वापिस आएगी? उनके मायके कुड़ीखेड़ा गांव में मातम पसर गया। जलपुरा गांव के रहने वाले दीपिका के ससुराल वालों को सख्त सजा दिए जाने की लोगों ने मांग की। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा केस में उनकी सास ने दहेज के लिए हत्या के आरोपों से इनकार किया। उनके मुताबिक ट्विशा के परिवार वालों ने दहेज को लेकर झूठे आरोप लगाए, बदनाम करने की कोशिश की, जबकि सच यह है कि ट्विशा को ड्रग्स की लत थी। ड्रग्स के कारण ही उनकी हालत खराब होती चली गई थी, इसी वजह से उनका अबॉर्शन तक हुआ था। ये सब सास ने कहा। वो कह रही हैं ड्रग्स छुड़वाने का इलाज चल रहा था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने खुदकुशी कर ली। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह जज रह चुकी हैं। उन्हें भी आरोपी बनाया गया इस मामले में। कोर्ट से उन्हें हालांकि अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जबकि ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की मौत पिछले हफ्ते 12 मई को हुई थी। 6 महीने पहले ही उन्होंने समर्थ सिंह से शादी की थी, लेकिन शादी के 6 महीने के अंदर ही उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मायके वालों ने हत्या की आशंका जताई, ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ट्विशा के पति समर्थ सिंह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया मायके वालों ने, और सास गिरिबाला सिंह को भी जिम्मेदार ठहराया था। परिवार वालों ने दहेज के लिए हत्या किए जाने के आरोप लगाए थे, ट्विशा को टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे, लेकिन उनकी सास इन आरोपों को गलत बता रही है कि शादी में दहेज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, वो कह रही है। और वो कह रही है उनके मायके वाले झूठे आरोप लगा रहे हैं। दहेज लेन देन की बात ही नहीं हो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम ही कहता है कि शादी के समय अगर कुछ भी दिया गया तो लिस्ट बनती है। अगर उनको लगता है उन्होंने मुझे दिया तो बताए ना वो लिस्ट। गिरिबाला सिंह कह रही हैं ट्विशा मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया से आई थी और उन्हें ड्रग्स लेने की लत थी, और बहुत ज्यादा ड्रग्स लेती थी। ये वो आरोप लगा रही हैं। समर्थ सिंह से शादी करने से पहले ट्विशा शर्मा दिल्ली और मुंबई में नौकरी कर चुकी थी। तेलुगु भाषा की एक फिल्म में काम भी किया था। कई साल पहले मिस पुणे चुनी गई थी। उनकी सास ने दावा किया कि शादी के बाद उन्हें पता चला कि वो ड्रग्स लेती हैं, इसलिए उनका इलाज शुरू करवाया गया था। मनोचिकित्सक को भी दिखाया जा रहा था। ट्विशा शर्मा को दिखाया जा रहा था ताकि ड्रग्स की लत को छुड़वाया जा सके, उनकी सास का कहना है। लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। गिरिबाला सिंह के मुताबिक इसी आदत के कारण ट्विशा मां नहीं बन सकी थी, उनका अबॉर्शन करवाना पड़ा था। ड्रग्स का इलाज चल ही रहा था, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। गिरिबाला सिंह ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे ट्विशा के मायके वालों पर निशाना साधा। उनके मुताबिक मायके वाले लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्विशा शर्मा के मायके वालों ने इन सारे आरोपों को मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बताया, और फिर मांग की कि शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि ट्विशा की मौत के 7 दिन बीत चुके हैं। शव की स्थिति और खराब होती जा रही है। अगर जल्द पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरी में अंतिम संस्कार करवाना पड़ेगा, और यही ससुराल वाले चाहते हैं। मायके वालों के मुताबिक ट्विशा की सास और उनके पति अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जगह जगह दबाव बना रहे हैं। इसी वजह से दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया में देर हो रही है। उनकी मांग है इस बार पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में ना होकर दिल्ली एम्स में करवाया जाए। और ट्विशा के ड्रग्स लेने के आरोपों को वो झूठा बता रहे हैं कि ट्विशा के मरने के बाद भी उनकी सास उन्हें बदनाम करना चाहती है। एंटीसिपेटरी बेल वाला आदमी किसी मृतक की चरित्र हनन कर रहा है मीडिया पर आकर के, स्वयं में एक अपराध वो कर रही हैं। वो खुद जज हैं, वो जानती हैं इस बात को। तो मायके वाले कह रहे हैं जब तक शव का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो जाता वो अंतिम संस्कार नहीं करवाएंगे। उनका आरोप है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने ही अपने बेटे को छिपा कर रखा हुआ है। उन्हें पता है उनका बेटा यानी ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह कहां है। पुलिस ने 1 रोज पहले ही उन पर इनाम घोषित किया था, समर्थ सिंह पर। पुलिस के मुताबिक ट्विशा की मौत के बाद से ही वो फरार है। 10,000 रुपए का उन पर इनाम रखा गया है। कोर्ट ने उनकी मां गिरिबाला सिंह को तो इस केस में अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन समर्थ सिंह की जमानत याचिका रद्द हो गई। उन्हें जमानत नहीं मिली। अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने उन्हें साफ इनकार कर दिया, और इस दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की कि शादी के सिर्फ 6 महीने के अंदर यह घटना हुई है। इसे देखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत का फायदा नहीं दिया जा सकता। ट्विशा शर्मा की मां की तरफ से
मोबाइल फोन के मैसेज जो दिखाए गए थे उनका भी कोर्ट ने जिक्र किया कि मैसेज से ऐसा लग रहा है कि यह आरोपी समर्थ सिंह के बारे में ही लिखा गया है, गिरिबाला सिंह के बारे में ही लिखा गया है जो सब कुछ लिखा है उन मैसेजों में। ट्विशा शर्मा की मां ने कोर्ट को सबूत के तौर पर कुछ मैसेज दिखाए थे, यह दावा करते हुए कि ट्विशा ने अपनी मौत से कुछ देर पहले भी उन्हें संदेश भेजा था कि वो बहुत तनाव में है, अपने ससुराल में एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहती, नोएडा वापस जाना चाहती हैं। तो ट्विशा की मां ने आरोप लगाया था कि समर्थ सिंह उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करते थे। तो इन आरोपों के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। हालांकि समर्थ सिंह की मां गिरिबाला सिंह के मुताबिक अग्रिम जमानत सबका अधिकार है, उनका बेटा इस फैसले को चुनौती देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे जब चूंकि अग्रिम जमानत भोपाल की अदालत से नामंजूर हुई है, खारिज हुई है, निरस्त की गई है, तो अब हाई कोर्ट में भी अपील लगाई जा सकती है। भोपाल पुलिस जांच में जुटी है। भोपाल पुलिस की एसआईटी की अपील पर समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया, क्योंकि एसआईटी ने आशंका जताई थी कि समर्थ सिंह फरार हैं, देश छोड़ सकते हैं, विदेश भाग सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाए ताकि वो भाग न सकें। लुकआउट नोटिस मतलब कि अगर वो किसी एयरपोर्ट से भागने की कोशिश करें या कहीं से भागने की कोशिश करें, विदेश जाने की कोशिश करें, तो वहीं पकड़ लिए जाए। उन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित करने के साथ ही उनकी तलाश में 6 विशेष टीमें बनाई गई। उधर यूपी के नोएडा में पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले उन आरोपियों ने एक व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उन आरोपियों के पास से कई हथियार, 4 जिंदा कारतूस और एक चाकू जब्त करने का दावा किया। गुजरात के सुरेंद्र नगर में 10 दिन में 700 सुअरों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। पशुपालन विभाग की टीम ने सुअरों की मौत की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी। पशुपालन विभाग ने सुअरों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर सैंपल जांच के लिए अहमदाबाद भेज दिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री में छापेमारी कर नकली टोमेटो सॉस जब्त करने का दावा किया। खाद्य विभाग की टीम के मुताबिक केमिकल और रंग मिलाकर नकली टोमेटो सॉस तैयार की जा रही थी। टीम ने सॉस के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मरीज की मौत के बाद एक अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। उस मरीज को लेकर आए परिवार वालों ने डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ के साथ बदतमीजी की और बात मारपीट तक पहुंच गई। उधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मुस्लिम समुदाय के एक लड़के पर रेप और अपहरण का आरोप लगा तो हंगामा खड़ा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव कर लिया। पुलिस के मुताबिक गुलजार नाम के एक लड़के पर एक नाबालिग के रेप का आरोप लगा। यह भी आरोप लगा कि गुलजार ने उस लड़की का अश्लील वीडियो बनाया और करीब 6 महीने तक उसे उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया। इसके बाद गुलजार ने उस लड़की का अपहरण किया और उसे बेच दिया। लड़की के परिवार वालों ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने उस लड़की को ढूंढ निकाला और आरोपी गुलजार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने लड़की को बेचे जाने के आरोपों से इनकार किया, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बजरंग दल के कई कार्यकर्ता पुलिस थाने पहुंच गए, बवाल मचा दिया। किसी तरह पुलिस ने उनको समझाया, वहां से हटाया। इसके बाद पुलिस आरोपी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां भी पहुंच गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। जबरदस्ती आरोपी को बाहर निकालने की उन्होंने कोशिश की। एक कार्यकर्ता आगे वाली सीट से गाड़ी में घुसता दिखाई दिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों को खींचकर बाहर निकाल लिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग आरोपी को गाड़ी से उतारने पर अड़ गए। फिर पुलिस किसी तरह उस आरोपी को वहां से लेकर चली गई, लेकिन हंगामा फिर भी खत्म नहीं हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ता गुलजार की दुकान के बाहर पहुंच गए। वो कपड़ों की दुकान चलाता था। आरोप है कि उसी दुकान के अंदर उसने उस नाबालिग लड़की का रेप किया और उसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाया था। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस दुकान पर पत्थर बरसा दिए, डंडे बरसा दिए, तोड़फोड़ कर दी। मांग की कि दुकान को तुरंत सील कर दिया जाए। सबसे पहले उसकी दुकान को सीज किया जाए और मैं खुली चुनौती देता हूं, अगर पुलिस प्रशासन ने
उसको नहीं सीज किया तो संगठन के लोग मिलकर उसकी दुकान को फूंक देंगे, मैं चैलेंज करता हूं। लड़की की मां ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पहले 6 महीने तक उनकी बेटी को ब्लैकमेल किया, फिर उसका अपहरण किया और दिल्ली ले गया, वहां उनकी बेटी को बेच दिया। पुलिस लेकिन लड़की को बेचे जाने के आरोप को गलत बता रही है। 8 अप्रैल को हमारी लड़की को बुलाकर दिल्ली भेजकर इसको भेज दिया मंगल सिंह के साथ। वो 1 हफ्ते वहाँ चुका, फिर उसके बाद अयोध्या लेके। गुलजार पर रेप और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। उसके साथ ही मंगल सिंह नाम के व्यक्ति की तलाश भी तेज कर दी गई। आरोप है मंगल सिंह ही उस नाबालिग लड़की को दिल्ली लेकर गया था। उधर नीट पेपर लीक मामले में न्यूज़ 18 को हाथ से लिखे हुए सवालों का वो पर्चा मिला जिसमें 135 सवाल हूबहू नीट परीक्षा में पूछे गए थे। ऑनलाइन कॉपी मिली, उसकी पीडीएफ फाइल मिली, तो जिसमें जांच एजेंसियों के सूत्र बता रहे हैं कि 60 पन्नों के इस पीडीएफ फाइल में, उस पेपर में 60 पन्नों के पेपर को देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे छात्रों तक पहुंचाया गया था। इसे गेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट पेपर के नाम से बच्चों तक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचाया गया था। तो इन 60 पन्नों को हाथों से लिखा गया। सूत्र कह रहे हैं, जांच एजेंसियों का मानना है कि यही वो कागज हैं, यही वो गेस्ट पेपर है जिसके आधार पर असली पेपर लीक नेटवर्क ने ऑपरेट किया था, मतलब नीट का पेपर लीक करवाया था। सूत्र कह रहे हैं, जांच के दौरान पता चला कि नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र में लातूर से गिरफ्तार आरसीसी कोचिंग क्लासेस के मालिक प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर ने भी इसी पीडीएफ फाइल का इस्तेमाल किया था, इन्हीं 60 पन्नों की फाइल का इस्तेमाल किया था। सूत्र कह रहे हैं, शिवराज मोटेगांवकर ने 27 अप्रैल को अपने कोचिंग सेंटर में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों को एक स्पेशल मॉक टेस्ट लिया था, स्पेशल क्लास। और उस मॉक टेस्ट के कई सवाल ऐसे थे जो 3 मई को जो परीक्षा हुई वो उस पेपर में शामिल थे। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया था। तो सूत्र कह रहे हैं, छात्रों को सोशल मीडिया के जरिए जो ये पर्चा भेजा गया था उसमें कई प्रश्नों की भाषा, क्रम और पैटर्न वैसे ही जैसे नीट की परीक्षा में असल में आया, असली पेपर में आया। इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज जिसने उठाई वो केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सीकर के। उन्होंने बताया कि परीक्षा के बाद जब उन्होंने सोशल मीडिया से जो ये गेस्ट पेपर मिला था वो देखा और परीक्षा का जो प्रश्न पत्र देखा और मैच किया तो वो भी दंग रह गए थे। स्टार्टिंग के 29 क्वेश्चन उसमें मैच नहीं कर रहे थे सेम डे के पेपर से, नीट के पेपर से, लेकिन उसके बाद के जो 1 to 45 थे वो कंटिन्यूअसली उससे मैच कर रहे थे, हुबहू मैच कर रहे थे। शशिकांत ने केमिस्ट्री के सवालों का मिलान करने के बाद बायोलॉजी के टीचर को बुलाया, उनसे भी दोनों प्रश्न पत्रों को मैच करवाया। बायोलॉजी के टीचर भी हैरान रह गए। मैंने अपने साथी को बुलाया और उनसे वो बायोलॉजी की जो पीडीएफ थी वो भी टैली करवाई। जब उन्होंने बायोलॉजी की पीडीएफ को देखा तब भी उनका एक ही रिएक्शन था कि सारे क्वेश्चन जो नीट पेपर में आए हैं वो इस पीडीएफ में हैं। तो सीबीआई की टीम जो जांच कर रही है उसने हाथों से लिखे इस पेपर को सबसे बड़ा सबूत माना और जांच आगे बढ़ा दी। भरोसा दिया कि वो इस पेपर लीक की एक एक परत खोल कर रहेगी, कड़ी से कड़ी जोड़कर इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को जेल भेजेगी। सौभाग्य की एक बात यह कि नीट के पेपर लीक कांड में जांच एजेंसियां ये तो कह रही हैं कि वो तह तक पहुंचेंगी, लेकिन ये तो इसलिए हुआ ना क्योंकि सीकर में इन टीचर ने शिकायत की कि पेपर वहां पर लीक हुआ है, तो उसकी जांच आगे बढ़ी है। लेकिन जिस तरीके से अब पता चल रहा है कि जिस परिवार पर सीकर में पेपर बेचने का आरोप है, उस एक परिवार के 5 बच्चे पिछले साल नीट में पास हो गए थे और इस बार के लीक की खबर आई है तो पता चल रहा है कि उनके तो 10वीं 12वीं में भी नंबर कुछ खास नहीं थे। तो पिछले साल क्यों नहीं कान खड़े हुए किसी के? फिर पता चल रहा है कि सीकर के ही सेंटरों से पिछले साल ज्यादातर बच्चों के 600 नंबर आए थे, सीकर के ही सेंटरों से। तो किसी को कोई शक क्यों नहीं हुआ? सारे देश के होनहार उन्हीं सेंटरों पर पहुंच गए थे पेपर देने।
इस साल की तरह पिछले साल किसी ने शिकायत नहीं की तो मान लिया जाए कि सब ठीक था। जो एजेंसी पेपर बना रही थी उसी के लोग बताए जा रहे हैं इस बार के लीक के मास्टरमाइंड तो वो हो गए। तो इसी साल से वो इस धंधे में लगे थे क्या? आंखें मूंद कर बैठ जाएं कि हां भाई इसी साल हुआ, क्योंकि शिकायत इस साल आई और नहीं आती तो फिर तो इस बार भी यही होना था अगर कोई शिकायत नहीं होती तो। कोई सिस्टम ही नहीं है क्या देखने का कि जब उन्हीं सेंटरों से इतने अच्छे नंबर वाले निकल रहे हैं तो कुछ तो देखें कि क्या हो रहा है। सिर्फ ये पेपर लीक करने वाले कैसे जिम्मेदार हैं? वो क्यों नहीं जवाब देंगे जिन्होंने देखा ही नहीं कि एक ही सेंटर में इतने सारे बच्चे इतने सारे नंबर कैसे ला रहे हैं, जबकि देश भर में बच्चे पेपर दे रहे हैं। वो तो चले गए ना सब कॉलेजों में, बन रहे हैं डॉक्टर। अगर किसी ने लाखों में पेपर खरीदा है तो फिर वो कैसे वसूलेगा अपने पैसे? यह सवाल बड़ा है ना कि कोई क्यों लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है पेपर खरीदने के लिए। वसूलेंगे ना फिर ये डॉक्टर अपने लगाए हुए पैसे, अनाप शनाप टेस्ट लिखकर, अनाप शनाप पैसों के बदले में ऐसे ऑपरेशन करके जिनके बिल फिर इंश्योरेंस कंपनियां भरेंगी या पब्लिक अपनी जेब से भरेगी। इंश्योरेंस कंपनी भी भरती तो पब्लिक से ही प्रीमियम कमाकर भरती है ना। यानी वसूली के रैकेट के बीज तो पेपर खरीदने से ही शुरू हो रहे हैं और बाकी बच्चे लगे रहें तैयारी करने में, मेडिकल एंट्रेंस की 16-16 घंटे सालों तक लगे रहें और सीट ले जाएं पेपर खरीदने वाला। कैसे नहीं मानेगी पब्लिक कि शिकायत ना होती तो इस साल फिर यही होना था। 100 बात की एक बात। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश को वापस लेने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को अस्पतालों, स्कूलों और बस स्टेशनों जैसी सार्वजनिक जगहों से हटाने के अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने इसे रद्द करने को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि समाज में लोग बिना किसी डर के रह सकें, इसलिए यह फैसला जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज समेत कई नेताओं को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया। ये नोटिस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में जारी किया गया। दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली। उमर खालिद ने अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार और मां की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। झारखंड के चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बल के मुताबिक फायरिंग के बीच नक्सली जंगल की तरफ भाग गए, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधर यूपी के सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई। पहले हंगामा डीआईजी के दफ्तर में हुआ। इकरा हसन हत्या के एक मामले में एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करने वहां गई थी। पुलिस के काम करने के तरीके पर उन्होंने सवाल उठाए। उनके समर्थकों ने भी पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, जबकि पुलिस ने दलील दी कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। इसके बाद पुलिस उन्हें महिला थाने लेकर चली गई। वहां भी उनके और पुलिस के बीच जोरदार बहस हो गई। 10 मिनट तक उन्हें थाने में ही बैठाया गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने बीच सड़क पर हंगामा किया, ट्रैफिक को रोका, इसलिए उन्हें थाने लाया गया। लेकिन इकरा हसन ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो तानाशाही कर रही है। और जब उन्हें महिला थाने ले जाया गया तो वहां की एसएचओ पर वो भड़क गई। एसएचओ उन्हें अपने साथ थाने के अंदर ले जा रही थी तो उन्होंने सांसद को छू दिया। इस पर इकरा हसन को गुस्सा आ गया। हाथ मत लगाइए, नहीं हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, अभी लगाया आपने, अभी लगाया, अभी लगाया। उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, थाने के अंदर भी शांत नहीं हुआ। पुलिस अधिकारी ने उनके लिए पानी मंगवाया, उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया। हमें आपका पानी नहीं पीना है, ठीक है? नहीं, आपका तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है। आप समझ लीजिए, एक माँ है जिसका बच्चा पानी पिलाएंगे, हमें नहीं पीना आपका पानी। इकरा हसन ने आरोप लगाया पुलिस उन पर दबाव बनाना चाहती थी, इसलिए उन्हें थाने लेकर गई। पुलिस की कार्रवाई का उन्होंने विरोध किया। इकरा हसन के मुताबिक पुलिस हत्या के मामले में आरोपियों को बचाने में जुटी है, इसलिए पीड़ित परिवार की बात नहीं सुन रही है।
शामली जिले में एक युवक की हत्या का मामला था। इस केस में 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि मुख्य आरोपी और 3 और आरोपी अब भी फरार हैं, उन्हें बचाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से बुजुर्ग महिला को लेकर यूपी की कैराना लोकसभा सीट से सांसद इकरा हसन डीआईजी के दफ्तर पहुंची, ताकि जो पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनकी शिकायत कर सकें। लेकिन उनका दावा है अधिकारी ने कोई मदद नहीं की, पीड़ित की बात सुनकर कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें दफ्तर से बाहर भगा दिया। इसी बात को लेकर वो और उनके समर्थक पुलिस वालों से भिड़ गए और विरोध जताना शुरू कर दिया। अरे हम सारी राजनीति समझते हैं, मत पढ़नी है। ड्यूटी तो कर लीजिए सही से, फिर ड्यूटी तो कर लीजिए सही से। नहीं कर रहे हैं। कर रहे होते तो यहाँ इस तरीके से हम खड़े ना होते, ये खड़ी ना होती। हालांकि पुलिस अधिकारी इन आरोपों से इनकार करते रहे। वो लगातार उन लोगों को समझाते रहे कि पुलिस अपना काम कर रही है, जैसे ही कोई ठोस सबूत मिलेगा वो बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में देर नहीं लगाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में धर्म परिवर्तन के आरोप लगे और हंगामा खड़ा हो गया। एक परिवार ने आरोप लगाया कि उनके नाबालिग बेटे का जबरदस्ती धर्म बदलवाया गया। उनका कहना है 7 साल पहले उनका बेटा जम्मू कश्मीर चला गया था, एक अपने वसीम नाम के दोस्त के साथ। वसीम ने उसे जम्मू कश्मीर में नौकरी दिलवाने का लालच दिया था। 7 साल से वो लड़का जम्मू कश्मीर में ही रह रहा था। कुछ रोज पहले उसने अपने परिवार को फोन किया। परिवार कह रहा है उसने फोन किया, उसने बताया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो भी अपनी मर्जी से कबूल कर लिया है। उसने परिवार वालों को अपने फिर कुछ वीडियो भेजे। एक वीडियो में वो लड़का इस्लाम कबूल करता नजर आया, एक मस्जिद के अंदर खड़ा दिखा, कई और लोग भी मौजूद थे। लड़के ने उन लोगों के सामने कलमा पढ़ा और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसको बधाई दी। अगर इसमें किसी ने आप पे दबाव डाला है, लालच दिए का या कुछ लालच दिए, चलो हाँ, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक है आपका, हमारी तरफ से। फिर एक जुलूस निकाला गया जिसमें वो लड़का चलता दिखा, गले में नोटों की माला, सिर पर काले रंग की टोपी थी। कई लोग उसके साथ साथ चलते दिखाई दिए। लड़के के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाया, उसे बहलाया फुसलाया। वसीम हमारे लड़के को 4 साल पहले कश्मीर ले गया था। उन्होंने बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर उसको इस्लाम कबूल करा दिया गया। लड़के के परिवार वाले अपनी शिकायत लेकर एसपी दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने बताया उनका बेटा नाबालिग है। वसीम और उसके साथियों ने उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया है और उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाया। तो एसपी से गुहार लगाई कि उनके बेटे को जम्मू कश्मीर से लाया जाए। सौभाग्य की एक बात यह कि धर्म परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिससे समाज का ताना बाना ही बिगड़ सकता है, तो इस पर तो कुछ करने की जरूरत है। अब बिजनौर के एक परिवार ने आरोप लगाया कि उनके नाबालिग बेटे का जम्मू कश्मीर में बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। अब ये उनका आरोप है। धार्मिक आजादी का अधिकार तो संविधान में है। लड़के ने वीडियो भी भेजा कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है। अधिकार है संविधान में, लेकिन सभी धर्म बराबर भी तो हैं। तो सभी धर्म अगर बराबर हैं तो मतलब कोई धर्म किसी दूसरे धर्म से बेहतर तो नहीं है। तो ये जो आजादी है कि धर्म बदल सकते हैं बशर्ते कोई प्रलोभन ना दिया हो या कोई दबाव ना डाला हो, यही तय करने में तो सारा विवाद हो जाता है कि प्रलोभन नहीं दिया या दबाव बनाया या नहीं बनाया, और यह विवाद फिर फसाद की जड़ बनता है। यह बात भी सही है कि अगर किसी को कोई धर्म पसंद नहीं है, उसको लगता है मेरे धर्म में कुरीतियां मुझे पसंद नहीं है, तो उसके साथ क्यों बंधा रहे। लेकिन पसंद नहीं तो छोड़ दो धर्म, वो भी तो आजादी है। धर्म छोड़ने की तो आजादी है, नास्तिक बनने से तो किसी ने किसी को नहीं रोका। लेकिन एक छोड़कर दूसरा पकड़ने में यह मानना ही मुश्किल हो जाता है कि दूसरे धर्म को पहले से बेहतर नहीं बताया गया होगा किसी ने। हालांकि संविधान बनाने के टाइम पर इस पर पूरी बहस हुई थी, लेकिन जो हो रहा है उसको भी तो देखना चाहिए कि आज क्या हो रहा है। अपने धर्म के बारे में प्रचार करने की आजादी में यह आजादी थोड़ी है कि एक धर्म को दूसरे से बेहतर बताओ, और एक धर्म को दूसरे से बेहतर नहीं बता रहे तो कोई अपना छोड़ के दूसरा क्यों अपना रहा है, ये लोग कैसे मानेंगे कि प्रलोभन या दबाव नहीं है। साबित कर पाए या नहीं कर पाए, हकीकत में भले ना भी हो, लेकिन मानते तो सब यही है ना कि यह ब्रेन वॉश है।
और उस पर यह कि किसी धर्म को मानने वाले प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं, किसी धर्म के लोग नहीं करते प्रचार प्रसार, तो यह कैसी बराबरी हुई और बिना बराबरी के कैसी आजादी हुई? यह मुश्किल सवाल है, यकीनन मुश्किल सवाल है, लेकिन मुश्किल सवालों पर गौर करना तो होगा ना। अगर इतना तनाव बढ़ रहा है तो 100 बात की एक बात। उधर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में सीएम शुवेंदु अधिकारी के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन ने वहां सरकारी जमीन पर बने कई अवैध मकानों को ढहा दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें गिराने का आदेश दिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। कोलकाता नगर निगम ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेज दिया। नगर निगम ने अभिषेक से उनकी कंपनी से संबंधित संपत्तियों के दस्तावेज मांगे। नगर निगम की टीम ने कोलकाता में मौजूद उनकी कई संपत्तियों पर नोटिस चिपका दिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने लोगों से सहयोग की मांग की। पुलिस ने कहा कि अगर इलाके के लोगों के पास हमलावरों की कोई भी जानकारी है तो वो उसे पुलिस थाने में बता सकते हैं। मुंबई के बांद्रा में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। वहां बांद्रा के गरीब नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। इधर राजस्थान के बाड़मेर में डीएम ऑफिस के बाहर विधायक रविंद्र भाटी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। उनके साथ कुछ नेता भी मौजूद थे। डीएम ऑफिस पर सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने उन्हें समय रहते रोक लिया। रविंद्र भाटी गिरल लिग्नाइट माइंस के बाहर 40 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खदान के बाहर मजदूरों के समर्थन में। मतलब मजदूर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनके समर्थन में वहां पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो मजदूर धरना दे रहे हैं उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी और किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। उन्हीं मजदूरों का साथ देने के लिए उनके साथ बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी पहुंच गए। बड़ी संख्या में गाड़ियों से जिला कलेक्ट्रेट कूच किया, लेकिन पुलिस ने बाड़मेर शहर के बीएसएफ गेट के पास ही उन्हें रोक दिया। इसके बाद विधायक के साथ मजदूर पैदल ही कलेक्ट्रेट के लिए निकल पड़े। रविंद्र भाटी ने आरोप लगाया कि प्रशासन मजदूरों की आवाज को लाठी के दम पर दबाना चाहता। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। अरे माचिस के दियो, माचिस दो यार। उन्होंने क्यों मारो? मैंने मारो, आओ मारो, मैंने मारो, उन्होंने क्या मारो, उन्होंने क्या मारो, मैंने मारो, हाथ लगाओ, मारो, लगाओ। अरे वो मजदूर है, क्यों मारो? विधायक के साथ कुछ लोग मौजूद थे और उन्होंने और पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन इस दौरान अफरा तफरी मच गई। अरे माचिस दे, अरे माचिस दे, रुको, थाना उड़ी, थाना उड़ी, वो बुरी तरह भड़के हुए नजर आए, प्रशासन के रवैये पर बुरी तरह भड़के नजर आए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर दादागिरी करने का आरोप लगाया। हुआ लोग माते, मजदूरा माते, करो दादागिरी। अरे हुआ ने क्यों मारो? मैंने मारे इन पहल, हुआ ने मरडो पहल तो थे मैं मरा। अरे माचिस दे, दादागिरी है। पुलिस वालों ने उन्हें शांत करवाया, अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। 40 दिन से धरने पर बैठे मजदूर, उन्होंने ड्यूटी का समय 8 घंटे तय करने की मांग की हुई है, यानी इससे ज्यादा देर तक उनसे काम नहीं कराया जाना चाहिए खदान में। बाड़मेर के ही रहने वाले युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने की भी उन्होंने मांग की कि वहीं के लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। उनकी मांगों को रविंद्र भाटी ने प्रशासन तक पहुंचाने के लिए ये सब वहां पर पहुंचे थे और फिर ये आत्मदाह करने की कोशिश की। उधर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी थी और भीषण गर्मी से अगले 7 दिन तक राहत नहीं मिलेगी, ये कह रहा है मौसम विभाग। 7 दिन तक राहत नहीं मिलने वाली, गर्मी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग कह रहा है आने वाले 7 दिन तक चिलचिलाती धूप रहेगी, कोई राहत की उम्मीद नहीं है, तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। भीषण गर्मी लोगों को परेशान करेगी, गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी, इसलिए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी, अपील की लोगों से कि कड़ी धूप से बचें, जरूरत न होने पर घर से बाहर न जाएं, ज्यादा पानी पीने की हिदायत दी। मौसम विभाग कह रहा है दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में झुलसाने वाली गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है।
दिल्ली के साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में लोगों की मुश्किलें गर्मी बढ़ा सकती है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है तापमान। गर्म हवाएं तेज रफ्तार में चल सकती हैं। 45 के आसपास टेम्परेचर रहेंगे ही। अब ये है कि आज का भी अनुमान यही है कि 45 को थोड़ा क्रॉस भी कर सकते हैं। तो अगले 7 दिनों के दौरान आप देखेंगे तो इसी तरह कंडीशन जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो टेम्परेचर 45-46 में सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट होते हैं, तो हीट वेव कंडीशन जो रह सकती है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और पंजाब में, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। पंजाब में ऑरेंज अलर्ट, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट, उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हीट वेव की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और दिल्ली में भी हीट वेव चलने की संभावना जताई है। राजधानी के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। कुछ जगहों पर तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान दिल्ली के रिज रोड पर रहा, 46 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज हुआ वहां। सफदरजंग इलाके में 45 डिग्री से ज्यादा, पालम में लोधी रोड इलाके में 45 डिग्री से ज्यादा, आया नगर में 45 डिग्री से ज्यादा। मौसम विभाग का कहना है कई इलाकों में तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री ज्यादा चल रहा है। जो सामान्य रहता है उससे 3 से 6 डिग्री ऊपर चल रहा है। तेज धूप है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया है। रात में भी, दिन ही नहीं रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही। जो न्यूनतम तापमान है वो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। गर्मी जो दिन की होती है वैसा तापमान रात में बना हुआ है। रातें गर्म हो रही हैं। गर्मी लोगों को रात में भी परेशान कर रही है। उधर यूपी के वाराणसी में भीषण गर्मी को देखते हुए 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रशासन ने 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। शहर के सारे स्कूल 25 मई तक बंद रहेंगे। बिहार के मुंगेर में भीषण गर्मी की वजह से 2 छात्र बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक एक कॉलेज में आपदा ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं ट्रेनिंग ले रहे थे। इस दौरान वो दोनों बच्चे अचानक बेहोश हो गए। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली में बिजली की मांग बढ़ गई। बिजली विभाग ने बताया कि तापमान बढ़ने के बाद शाम तक बिजली की मांग 7,776 मेगावाट दर्ज की गई, जो अब तक किसी एक दिन में की गई सबसे ज्यादा बिजली की मांग है। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक इमारत की 4थी मंजिल पर भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूसरी मंजिलों तक फैलने लग गईं। लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी। इसके बाद इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वहां के मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एक महिला पार्षद ने मुंडन कराकर विरोध जताया। बीजेपी की पार्षद है वो, नगर निगम के दफ्तर पहुंची। अपनी ही पार्टी के मेयर हैं, बीजेपी के ही मेयर हैं, उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके साथ कुछ लोग भी पहुंचे, कुछ महिलाएं भी पहुंची। बीजेपी पार्षद नगर निगम दफ्तर के मेन गेट के बाहर धरने पर बैठ गईं और अपनी नाराजगी जाहिर की। मेयर के खिलाफ विरोध जताया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए मेयर पर, मेयर के पति पर भी गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी पार्षद का कहना है कि नगर निगम की तरफ से उनके वार्ड में, जहां की वो पार्षद हैं, वहां विकास का काम नहीं कराया जा रहा। पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया। पानी की टंकी बनवाने की मांग पूरी नहीं की गई और इसके लिए उन्होंने बार बार अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अपनी मांगों को लेकर उन्होंने नगर निगम के मेन गेट के बाहर प्रदर्शन किया। उषा शंखवार नाम है उन बीजेपी पार्षद का, और प्रदर्शन में विरोध दिखाते हुए सिर के बाल छिलवा दिए, मुंडन करवाकर अनोखे तरीके से विरोध जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेयर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की और मेयर के पति के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। वो हमारे वार्डों में विकास नहीं होने देते हैं, तो मैंने अपने वालों को तैयार किया। तो इसलिए मैं योगी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुरंत पे कार्रवाई करी जाए। जितना इसने काला धन इकट्ठा करा है उसमें सब जब्त करा जाए। उनके प्रदर्शन ने नगर निगम के अधिकारियों के बीच खलबली मचा दी। नगर आयुक्त अपने दफ्तर से बाहर आ गए, उषा शंखवार के पास पहुंचे, उनसे बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, उनके वार्ड में टीम भेजने की बात कही। निरीक्षण के बाद उनके वार्ड में अधूरे जो काम है उनको पूरा कराए जाने का उन्होंने भरोसा दिया। उधर पंजाब के लुधियाना में इंदर कौर नाम की गायिका का शव एक नहर में मिलने से सनसनी मच गई।
पुलिस के मुताबिक 6 दिन पहले उनका अपहरण हुआ था। कुछ लोगों ने बंदूक के दम पर उन्हें अगवा कर लिया था। इंदर कौर के परिवार वालों ने उनके लापता होने की शिकायत की थी। उनके ही एक दोस्त पर अपहरण का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि सुखविंदर सिंह नाम के उनके दोस्त उन पर शादी का दबाव बना रहे थे, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं। इसकी जानकारी मिलने पर इंदर कौर ने शादी से मना कर दिया था। उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि इसी बात से नाराज होकर उस व्यक्ति ने इंदर कौर का अपहरण कर लिया और अपहरण के 6 दिन बाद पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई, उनकी मौत हो गई। इंदर कौर का शव लुधियाना में एक नहर से मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कार्रवाई करते हुए 2 बंदे अरेस्ट किए सी। एक मेन मुलजम जिहड़ा सुखविंदर सिंह सुखा उहदा डैडी प्रीतम सिंह ते एक उहदा दोस्त सी करमजीत सिंह। इंदर कौर पंजाबी गायक थी, 29 साल की थी, लुधियाना की रहने वाली थी। उनके परिवार वालों ने पुलिस को खबर दी थी कि वो 13 मई की रात घर से बाहर गई थी, अपनी कार से बाजार गई थी, घर के लिए खरीदारी करने गई थी, लेकिन काफी देर होने के बाद भी वो लौटी नहीं। तो परिवार वालों ने आरोप लगाया इसी बीच उनके दोस्त सुखविंदर सिंह और उनके एक साथी ने उनका अपहरण कर लिया, हथियार का डर दिखाकर उन्हें अगवा कर लिया। हालांकि पुलिस ने उनकी कार बरामद कर ली थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला था। इंदर कौर के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनके दोस्त ने ही उनका अपहरण किया और फिर उनकी हत्या कर दी। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है वो पंजाब के मोगा के रहने वाले हैं, जबकि पुलिस का कहना है आरोपी सुखविंदर कनाडा से आया था और हत्या के बाद वो दोबारा कनाडा भाग गया। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को मंजूरी दे दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने अपने कार्यकाल में इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर मतदान से 2 दिन पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि सीएम शुवेंदु अधिकारी फाल्टा क्षेत्र को विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। फाल्टा विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को भी वोटिंग हुई थी, लेकिन धांधली का आरोप लगने के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया था। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने फाल्टा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने से मना किया तो इस पर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी प्रत्याशी को कोई पोलिंग एजेंट तक नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्हें भागना पड़ा। फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास और पूर्व डीजीपी राजीव कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता ने यह मामला दर्ज करवाया। पिछले साल दिसंबर में सॉल्ट लेक स्टेडियम में हंगामा हुआ था। इधर बिहार के नवादा में ककोलत वाटरफॉल में एक साथ हजारों लोग पहुंच गए। इतने पहुंच गए कि हालात बेकाबू हो गए, पैर रखने तक की जगह नहीं बची। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, वाटरफॉल में लोगों की संख्या भी बढ़ती चली गई। नवादा से ही नहीं, आसपास के जिलों से भी लोग वहां पहुंचने शुरू हो गए। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस की टीम, वन विभाग की टीम के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। उनके हाथ पांव फूल गए वहां, क्योंकि वहां एक साथ हजारों लोग पहुंच गए। दूर दूर तक सिर्फ लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आई। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया, जगह ही नहीं बची। किसी तरह बस आगे बढ़ रहे थे। कोई किसी को धक्का मारकर आगे बढ़ता दिखा, कोई अपने बच्चों को बचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जगह जगह पुलिस भी तैनात थी। पुलिस भीड़ को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ ही बहुत ज्यादा थी। भीड़ को वो बाहर निकालने में जुटी थी, लेकिन पुलिस की कोई भी कोशिश कामयाब ही नहीं हो पा रही थी। भीड़ और बढ़ती चली गई। लोग वाटरफॉल वाली जगह पर घुसते चले गए। हालात बेकाबू हो गए। कई महिलाएं, बच्चे भी थे। धक्का मुक्की की वजह से काफी परेशान हो गए सब। ककोलत वाटरफॉल पर अचानक भीड़ बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। हादसे का खतरा बढ़ गया। वाटरफॉल देखने आए कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वहां लगातार टिकट बांटे जा रहे थे। लोगों की संख्या का किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था। लोगों के मुताबिक वहां न तो पार्किंग की व्यवस्था है, न वाटरफॉल के आसपास सुरक्षा गार्ड है, न ही कोई लाइफ जैकेट है। तो जैसे ही मामला सामने आया, प्रशासन और वन विभाग की टीम की बैठक बुलाई गई। भीड़ को संभालने के लिए सख्त कदम उठाने पर चर्चा की गई। लोगों से अपील की गई कि वो कुछ वक्त के लिए वाटरफॉल न जाएं। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में फर्जी डिग्री बेचने वाले एक गिरोह को पुलिस ने पकड़ने का दावा किया।
फर्जी डिग्री बेचने के आरोप में पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड और चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कह रहे हैं मास्टरमाइंड भी है। पुलिस कह रही है यह आरोपी 2019 से फर्जी डिग्री बेचने का कारोबार चला रहे थे, लोगों को घर बैठे फर्जी डिग्रियां बेच रहे थे, फर्जी मार्कशीट बेच रहे थे, फर्जी सर्टिफिकेट बेच रहे थे, परीक्षा दिए बगैर पीएचडी तक की डिग्री बेच रहे थे, वकालत की फर्जी डिग्रियां, और डिग्री के बदले मोटी रकम लेते थे, मोटा मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन पुलिस को इस फर्जीवाड़े का पता चला, जांच की, पड़ताल की, छानबीन करते हुए फर्जी डिग्री बेचने वाले गिरोह तक पहुंच गई पुलिस ने गिरोह के उन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है आरोपी मुंबई, गोवा, बेंगलुरु जैसे शहरों में कई आयोजन करवाते थे। अपने आयोजनों में एक्टरों को बुलाते थे, खिलाड़ियों को बुलाते थे, नामी हस्तियों को बुलाते थे, उन्हें सम्मान देते थे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे। अब उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, लोगों के बीच अपने पहचान बनाने की कोशिश करते थे कि भाई कोई जेन्युइन मामला है, खुद को प्रभावशाली भी दिखाने की कोशिश करते थे। तो पुलिस कह रही है तो इस गिरोह से जुड़े लोग कई राज्यों में लोगों को फर्जी डिग्रियां बेचने का काम कर चुके थे। पुलिस ने कार्रवाई की तो उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। पुलिस कह रही है उनके लैपटॉप से हजारों छात्रों का डेटा मिला, फर्जीवाड़े के सबूत मिले। कुछ जगह की यूनिवर्सिटी की हम लोग जांच कर रहे हैं अभी भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट की कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ की वास्तव में यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, फर्जी यूनिवर्सिटी है, और कुछ है भी तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट के परीक्षण अलग से कराए जा रहे हैं। उनके बैंक खातों को खंगाला गया। पुलिस कह रही है उनके बैंक खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन के सुराग मिले। पूछताछ उनसे शुरू कर दी है। पुलिस कह रही है इस गिरोह से कई और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। इधर उड़ान से ठीक पहले गड़बड़ी का पता चलने पर गुजरात के वडोदरा से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट को जांच के लिए रोक लिया गया। गुजरात के वडोदरा से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में उड़ान से पहले ग्राउंड पावर यूनिट में खराबी आ गई और इससे विमान में करीब आधे घंटे तक लाइट और एसी बंद रहे। विमान में 160 यात्री बैठे हुए थे, उन्हें भीषण गर्मी और उमस में ही बैठना पड़ा। बाद में तकनीकी खराबी ठीक होने पर फ्लाइट दिल्ली रवाना हुई। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहले मंगलवार को लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां इकट्ठा हुए। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बिहार के भागलपुर में एक बार फिर यात्रियों से भरी नाव गंगा नदी में खराब हो गई। नाव पर करीब 75 लोग सवार थे। इसके बाद एसडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाया और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। पिछले 4 दिन में तीसरी बार बीच गंगा नदी में नाव का इंजन बंद हो गया। इधर दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में जलने से मौत हो गई। पुलिस कह रही है दीपांश चौधरी नाम के व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था। झगड़े की वजह से उनकी पत्नी अपने मायके चली गई थी। पुलिस का कहना है दीपांश अपनी पत्नी को लेने उनकी मां के घर पहुंच गए थे और थोड़ी देर बाद वो 4थी मंजिल से जलते हुए नीचे आए। पूरा शरीर जल रहा था, झुलस रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन लोगों के मुताबिक मरने से पहले दीपांश ने अपनी पत्नी और सास पर आरोप लगाए। उन्होंने मरने से पहले कहा कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें जिंदा जला दिया। उसने बोला कि मेरे को मेरी सास ने और मेरी बीवी ने जलाया, 2-3 लोग और बुला रखे थे। उसके अपने बयान के अकॉर्डिंग कि इसका 2 लड़कों से अफेयर है या कुछ भी ऐसी उसने बातें कही। पुलिस के मुताबिक झगड़े की वजह से दीपांश काफी गुस्से में थे। वो गुस्से में अपनी पत्नी को लेने अपनी सास के घर गए थे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी को मकान का दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन उनकी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। तो पुलिस कह रही है इसके बाद दीपांश ने अपनी पत्नी के सामने ही खुद को आग लगा ली। ये पुलिस का कहना है। इसके बाद वो जलते हुए 4थी मंजिल से नीचे गए। उन्हें देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर में एम्बुलेंस, पुलिस की टीम पहुंच गई। अस्पताल ले जाया गया उन्हें, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। इसके बाद पुलिस ने दीपांश की पत्नी और उनकी सास को हिरासत में ले लिया। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ लोगों ने एक होटल में खाना नहीं मिलने पर वहां फायरिंग कर दी। जानकारी मिल रही कि वो लोग होटल में खाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, खाना खत्म हो चुका था।
होटल बंद होने वाला था, खाना खत्म हो चुका था, होटल के कर्मचारी भी घर जाने की तैयारी कर रहे थे। होटल का शटर गिरा दिया था उन्होंने। इस बात पर उन ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन पर आरोप लगा कि उन लोगों ने होटल के कर्मचारी और मैनेजर से बहस कर ली, उनसे बदतमीजी की। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने अपने साथियों को भी बुला लिया और बहस के बीच कुछ लोग मोटरसाइकिलों से वहां पहुंच गए। उनमें एक युवक ने होटल के मैनेजर और कर्मचारियों को निशाना बनाया, उन पर अचानक गोली चला दी। फायरिंग होते ही अफरा तफरी मच गई। एक युवक मोटरसाइकिल के पीछे छिप गए। कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्वालियर के हजीरा इलाके में हुआ। फायरिंग की वजह से वहां दहशत मच गई। कर्मचारी वहां से भाग निकले। वो लोग तब भी नहीं रुके। उनमें एक युवक ने होटल के बाहर रखा काउंटर गिरा दिया, उसे झटके से जमीन पर फेंक दिया। गुस्से में आकर शटर पर लात मारना शुरू कर दिया। तभी दूसरे युवक ने ईंट उठाकर होटल की तरफ फेंकी। उन लोगों ने खूब हंगामा किया, तोड़फोड़ की और थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। फिर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। एक होटल में फायरिंग की घटना हुई है। उसी घटना में जो है अभी वीडियो लिए गए हैं एवं फरियादियों से भी बात की गई है। कुछ आरोपियों के नाम अभी सामने आए हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की और उनकी तलाश शुरू कर दी। इधर कर्नाटक के कोडगु में 2 हाथियों की लड़ाई में घायल हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कर्नाटक के कोडगु जिले में 2 हाथियों की लड़ाई के दौरान घायल हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। लड़ाई के दौरान दूसरे हाथी ने गुस्से में अपने दांतों और पैरों से उस हाथी को घायल कर दिया था। हाथियों के झगड़े में एक महिला की भी दबकर मौत हो गई थी। हैदराबाद में आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की गई। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के जनरल मैनेजर के 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा नकद, 1.5 किलो सोना, 2.5 किलो चांदी और कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली में कूड़े और कचरे के जो 4 विशालकाय पहाड़ हैं, उन्हें साल 2027 तक समाप्त कर दिया जाएगा। गडकरी ने बताया उन पहाड़ों के कचरे का इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए किया जाएगा और इससे प्रदूषण भी कम होगा। भारत ने अमेरिका से जो अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, उनकी देखभाल और मरम्मत के काम को लेकर एक नए समझौते को हरी झंडी मिल गई। अनुमान है इसमें करीब $20 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 1900 करोड़ से ज्यादा रुपए लग सकते हैं। इसके तहत अमेरिका की कंपनियां अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए जरूरी पुर्जों की सप्लाई भी करेंगी।